गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये टॉपिक है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी कुछ इसके होते हैं, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा है। आपके लिए टॉपिक्स कोई अननोन नहीं है, इसलिए मैं इसमें हल्का सा मेंडलिज्म का जो काम उसकी ब्रीफली आपको मैं बता दूंगा। जेनेटिक शब्द विलियम बैटसन ने 1906 में दिया था। आनुवंशिकी के क्षेत्र में अगर प्रथम सफल प्रयास और वंशागति के नियमों के प्रतिपादन का अगर हम श्रेय देते हैं तो ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जोहन मेंडल, कई बार नाम पूछ जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल, जो 1822 से 1884, और इसी कारण इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मेंडल से पूर्व कई वैज्ञानिक थे, जैसे कि कॉल्ड्यूटर, गार्टनर, नार्डेन आदि ने भी कई प्रयोग किए, लेकिन वो किसी एक सार्थक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। उनकी जो असफलता की रीजन एक था कि जिन्होंने उस प्लांट को चुना उसकी लाइफ साइकिल बहुत अधिक थी, यानी जो एक्सपेरिमेंट का जो हमें रिजल्ट निकला उससे काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, और उन्होंने कई लक्षणों को एक साथ अध्ययन किया था, जिससे परिणाम में एक कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता पैदा हुई। और एक अगर हम देखें तो उन्होंने स्टैटिक्स का यूज नहीं किया था, सांख्यिकी विश्लेषण को कोई महत्व नहीं दिया था, इसलिए ये असफल रहे। मेंडल ने 1857 से 1865 तक एडिबल पी या गार्डन पी पाइजम सेटाइवम पर काम किया था। 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, और 1866 में उस सोसाइटी का एक वार्षिकी एनुअल एक पत्रिका थी, और उसका था पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक में उन्होंने प्रकाशित किया था। उसने अपने प्रयोग के जो परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियम बनाए, जिन्हें मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। दुर्भाग्यवश उस समय चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत उद्विकास की थ्योरी के सिद्धांत में अधिकांश वैज्ञानिक व्यस्त थे। मेंडल ने जो वर्क किया उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, और एक किडनी के डिसऑर्डर से 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। मेंडल के वर्क के लगभग 35 ईयर बाद, या मेंडल की मृत्यु के 16 ईयर बाद, इसके नियमों की एक रीडिस्कवरी हुई थी। 3 बायोलॉजिस्ट थे, हुगो दो विरीज नीदरलैंड हॉलैंड, कार्ल कॉरन्स जर्मनी, एरिक वान शेरबर्ग ऑस्ट्रिया। इन्होंने मेंडल के वर्क को रिपब्लिश किया था। 1901 में एक फ्लोरा था, दिविरीज ने 1901 में इसको किया था, और विलियम बैटसन अदर वैज्ञानिक ने देखा कि मेंडल ने वास्तव में कार्य किया, और उन्हें उसके बाद उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स की संज्ञा दी गई थी। मेंडल ने क्या है कि उस मटर के पौधे को चुना, उसमें कम से कम 34 विपर्यासी लक्षण पाए गए, उसमें 7 विपर्यासी लक्षणों के बाद उसमें अध्ययन किया। आपको 7 है, पौधे की लंबाई है, पुष्प की स्थिति, फली का रंग है, फली का रूप है, फॉर्म,
बीज की आकृति, बीज चूल का रंग है, बीज पत्र का रंग है। इस आधार पर मेंडल ने 7 लक्षणों पर अध्ययन किया। एक समय में केवल उसने एक ही अध्ययन का, जिस और इसकी सफलता का मटर के पौधे का सिलेक्शन था। लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, सेल्फ पॉलिनेशन आवश्यकता से क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, उसमें आसानी से इसमें विपुंसन कराया जा सकता है। तो ये था दूसरा, उन्होंने जो संकरण तकनीक थी, उन्होंने कहा केवल एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। उसने एक सांख्यिकी अवलेख या स्टैटिक्स का उन्होंने उपयोग किया। ये एक अपने छोटे से ब्रीफ चीज है। मेंडल ने 2 संकरण दिए थे, एक मोनोहाइब्रिड और एक डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक लक्षणों के बीच 2 विपरीत पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है, जबकि जीनोटाइपिक अनुपात 1:1 होता है। डाइहाइब्रिड 2 विपरीत लक्षणों के बीच हम क्रॉस कराए जाते हैं तो समद्वि संकरण क्रॉस कहते हैं, जिसका फिनोटाइपिक अनुपात 9:3:1 एंड इसका जीनोटाइपिक अनुपात 1:1, 2:4:2 एंड 1:1 होता। उसने तो के बीच में उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी शब्द का बहुत, जैसे फैक्टर, मेंडल ने फैक्टर शब्द का उपयोग किया, जो कारक है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। लेकिन जॉनसन ने इस कारक को क्या कहा था, जीन शब्द का दिया। एक होमोजाइगस का कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक या जीन अगर समान है तो वो होमोजाइगस, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी होमोजाइगस है। अगर असमान है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो ये कैसे हेटेरोजाइगस है, यानी विषम युग्मजीव होता है। उन्होंने एक एलील क्या समजात गुणसूत्र के एक ही लोकस पर पाए जाने वाले एक जीन के 2 विपरीत स्वरूप। समजात गुणसूत्र के एक ही लोकस गुणसूत्र का व्यवहार जहाँ पर जीन पाया जाता है। समजात गुणसूत्र के एक ही लोकस पर पाए जाने वाले एक जीन के 2 विपरीत स्वरूप, जो किसी एक ही लक्षण, जैसे या तो लंबाई को करेगा या किसी अदर को, एक ही लक्षण। समजात गुणसूत्र के एक ही लोकस पर पाए जाने वाले एक जीन के 2 विपरीत स्वरूप जो किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, इसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलील कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, एलील कहते हैं। उन्होंने एक क्रॉस था, एक आउट क्रॉस में क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी क्रॉस उसके प्रभाव और अप्रभाव किसी जनक से कराते हैं तो वो आउट क्रॉस वो बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस रिसेसिव पेरेंट का, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, कैपिटल स्मॉल टी यहाँ कराएंगे, ये F1 पीरियड, तो ये टेस्ट क्रॉस है और ये आउट क्रॉस है और ओवरऑल क्या है, बैक क्रॉस है। एक होता है रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है कि एक संकरण में, एक क्रॉस में जिसको मेल लिया तो दूसरे क्रॉस में उसको फीमेल, और एक क्रॉस में उसको मेल फीमेल लिया, दूसरे क्रॉस में उसको अपन मेल लेते हैं। तो ये उसके अंदर क्या होते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस का थोड़ा सा अपन को देखना होगा। मेंडलीय आनुवंशिकी में रेसिप्रोकल क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो नहीं बदलता, जबकि आप जब 4th यूनिट में पढ़ोगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वहाँ रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं तो वहाँ रेशो बदल जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मदर के साइटोप्लाज्म, वहाँ की वंशागति होती है वो साइटोप्लाज्म पर निर्भर करती है, जबकि मेंडली जो वंशागति थी वो न्यूक्लियर जीन पर निर्भर थी। किस पर थी, न्यूक्लियर जीन पर। मेंडल ने, आपने देखा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशो अपन कैसे निकालते हैं, उसकी जीनोटाइप, फिनोटाइप तो किसी भी जिसकी बाह्य आकृति को रूप में ध्यान रखते हैं, और जीनोटाइप में उसकी जीनी संरचना को ध्यान में रख के दिया जाता है। आपने कहा कि हाइब्रिड, जब 2 विपरीत, एक हाइब्रिड टर्म भी आएगी आपको 50 यूनिट में भी आएगा, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस कराया जाता है तो उससे प्राप्त संतति पौधों को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये अपन को टर्म याद करनी चाहिए। टर्म, इसके बाद मेंडल ने 3 नियम दिए थे, एक पृथक्करण का नियम, एक प्रभावता का नियम और एक स्वतंत्र अध्ययन का नियम। प्रभावता का नियम हमेशा F1 पीढ़ी पर लागू होता है। समयुग्मजीव लंबे समयुग्मजीव है, लंबे बौने पौधों के बीच में क्रॉस करा जाता है तो F1 पीढ़ी हमेशा प्रभावी लग जाता है। प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी दब जाता है, इसे हम प्रभावता का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम क्या होता है, पृथक्करण का जो नियम होता है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी पर लागू होता है। उसने कहा कि समयुग्मजीव विषम युग्म
विषम युग्मज या संकर में युग्म विकल्पी के दोनों कारक या जीन पास पास रहते हुए एक दूसरे को कभी भी संदूषित नहीं करते। इसी कारण मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में अगर रेशो देखेंगे, जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 आता है और फिनोटाइप रेशो 3:1 आता है। तो वहाँ ये पृथक युग्मक जैसे ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी। विषम युग्मज या संकर में युग्म विकल्पी के दोनों कारक या जीन पास पास रहते हुए ये एक दूसरे से संदूषित नहीं, और युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर के अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। अर्थात प्रत्येक युग्मक में दोनों जीन्स में से केवल एक ही जीन्स होता है। अतः प्रत्येक युग्मक संबंधित संदर्भ में शुद्ध होता है, इसलिए युग्मक पृथक्करण के नियम को हम युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं। एक तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। यह नियम डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी पर लागू होता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में 93334 डाइहाइब्रिड क्रॉस है। इसको अगर हम चाहें तो 10:6 कर दें। 10 प्रोजेनी ऐसी हैं जिनका फिनोटाइप जनकों की समानता, 6 प्रोजेनी ऐसी हैं जिनका फिनोटाइप जनकों से भिन्न था, ऐसे जनक थे नहीं। तो ये क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण किया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को हम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस का, इसलिए ये 6 जो प्रोजेनी प्राप्त होती हैं वो यही कारण है कि ऐसे पेरेंट्स थे नहीं, फिर भी आपको, तो इसको हम 9:3:1 9:3:1 या इसको हम 10:6 का रेशो लेते हैं। ये एक मेंडल की हम थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे एक अगले वीडियो में।